नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ ये जंग जारी है, लेकिन इस जंग में हम सबकी भी तो जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी ये कि हम कोरोना नियमों का पालन जरूर करें, और उसमें भी सबसे अहम ये मास्क लगाना ना भूलें। न्यूज़ 18 ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम बिल्कुल अलग हैं, सुरक्षित हैं लोगों से और किसी भी खतरे से बिल्कुल दूर हैं। और ये मानकर चलें कि ये मास्क ही इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर भी आ रही है इस वक्त महाराष्ट्र से। शिवसेना नेता संजय राउत ने आने वाले चुनाव पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि शिवसेना निकाय चुनाव, जिला चुनाव, विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ सकती है और जीत सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि शिवसेना अब हर तरीके से मानसिक तौर पर भी अगले चुनाव अकेले लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। संजय राउत ने यह बयान कल यानी कि 12 जून को जलगांव में दिया है। निवडणूक महानगरपालिकेची असेल, जिल्हा परिषदेची असेल, विधानसभेची असेल, इतकंच काय लोकसभेची असली तरी आम्ही ती निवडणूक आमच्या बळावर लढू आणि जिंकू। आज शिवसैनिकांची एकच मागणी होती की जळगावनं विधानसभेला आमदार दिले आहेत, महापौर दिला शिवसेनेचा, आता आपण खासदार देऊया जळगाव जिल्ह्यात, अशी एक मागणी यावेळेला झाली। गठबंधन की सरकार के घटक दल अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, दिवाकर सिंह भी। अभिषेक, क्या अब ये शिवसेना कांग्रेस अपनी मनस्थिति पूरी तरह बना चुके हैं कि मिलकर नहीं अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ों को समझना होगा प्रशांत, कि पहला, सरकार के भीतर जो मतभेद चल रहा है वो अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगे हैं। और कहीं ना कहीं लगता है कि जो उनके वोटर्स हैं उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। स्थानीय लेवल पर काम हो या फिर जो प्रदेश स्तर पे काम हो, सरकार के स्तर पे काम हो, और ऐसे में फिर उनको लेकर के वो अपना वोट बैंक अगर बचाना है तो कहीं ना कहीं इस तरीके के स्ट्रेटजी तय करनी पड़ेगी। जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा, ठीक वही लाइन संजय राउत ने ली, यानी शिवसेना और कांग्रेस के बीच जो मतभेद सरकार के भीतर चल रहे हैं वो सामने आ गए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये पता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर 3 पार्टियां साथ में लड़ती हैं और बीजेपी अलग लड़ती है तो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं तीनों पार्टियों को झेलना पड़ेगा, फिर चाहे उनकी गलती हो या ना हो, और बीजेपी को इसका माइलेज मिलेगा। तो ऐसे में अगर कोशिश ये की जाए, कोशिश ये भी की जा रही होगी कि आने वाले समय में अगर चुनाव अलग लड़के और फिर से पोस्ट पोल अलायंस किया जाए तो निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी को कम किया जा सकता है और उससे कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। लेकिन सरकार के भीतर जिस तरीके का तनाव दिख रहा है, चाहे वो आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस अलग थलग पड़ गई, शिवसेना एनसीपी साथ में रह गई, दूसरे कई मुद्दों पर कांग्रेस अलग थलग पड़ गई, शिवसेना एनसीपी साथ हो गई, तो ये जो मुद्दे हैं उससे ये साफ हो रहा है कि शिवसेना और कांग्रेस के भीतर या सरकार के भीतर कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं जो खटक रही हैं। और यही बात है कि प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जो बयान दिया जाता है वो वही बात प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष की तरफ से कांग्रेस में बोला जाता है। तो कांग्रेस ने अपनी स्टैंड क्लियर की है, संजय राउत ने जो बयान दिया उससे उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है, और एनसीपी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है कि अगर ये दोनों पक्ष या कोई भी पक्ष अलग जाना चाहता है तो एनसीपी भी सरकार अलग मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है, उसका भी संगठन पूरा मजबूत है। लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत के इस बयान के सामने आने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भी विधानसभा चुनाव और निकाय चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस राज्य में होने वाले सभी निकाय चुनाव भी अपने दम पर लड़ेगी और इसके लिए अकेले मैदान में उतरेगी। असं आहे, आमचं भाजप हा आमचा जन्मताच विरोधी पक्ष आहे, त्याच्यामुळे आज पवार साहेब भाजप विरोधात मूड बांधत असतील तर चांगली गोष्ट आहे। आणि राहिलं महाराष्ट्रामधल्या ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था असतील किंवा विधानसभाच्या निवडणुका असतील, काँग्रेस स्वबळावर लढण्याचं आम्ही जाहीर केलेलं आहे। अब शिवसेना भी अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, कांग्रेस भी। दिवाकर,
सवाल जनता के दिल में यह भी होगा कि आखिर किसने पहले ये अकेले जाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद दूसरी पार्टी भी अब अकेले उतरने की बात कर रही है। देखिए, साफ तौर पर जनता के मन में सवाल तो होगा, लेकिन सबसे अहम बात ये होगी कि इस पूरे मुद्दे पर एनसीपी सुप्रीमो, जो कि तीनों पार्टियों को साथ लाने में और कहीं ना कहीं सरकार को पूरी तरह से बनाने में अगर किसी ने चाणक्य की भूमिका निभाई थी तो है शरद पवार। शरद पवार जो एनसीपी के मुखिया हैं, एनसीपी इस पूरे मुद्दे पर फिलहाल अभी सुरक्षित जो है वो बैटिंग कर रही है। खासतौर पर नवाब मलिक का जो बयान आया है उससे यही पता चलता है कि एनसीपी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रही है। लेकिन जिस तरह से शिवसेना और कांग्रेस के बीच, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि उद्धव ठाकरे और नाना पटोले के बीच गतिरोध की खबरें लगातार आती रही हैं प्रशांत, तो ऐसे में खासे नाराज जो है नाना पटोले मुख्यमंत्री से बताए जा रहे थे। और यही वजह है कि कांग्रेस को ये पता है कि अगर शिवसेना अपनी मर्जी से कर रही सरकार में मुख्यमंत्री निर्णय ले रहे हैं, कांग्रेस के मंत्रियों का जो है वो नहीं सुना जा रहा है, तो अगर कोई निर्णय जो है अगर गलत होता है तो उसका परिणाम कांग्रेस को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार में सहयोगी है। यही वजह है कि कांग्रेस अपनी तैयारी करके रखना चाहती है, क्योंकि अभी आने वाले समय में 2022 में बीएमसी के चुनाव है, यानी महानगर पालिका के चुनाव हैं। बीएमसी का चुनाव काफी अहम माना जाता है और अब तक शिवसेना की सत्ता इस महानगर पालिका में रही है। तो साफ तौर पर जो तैयारियां हैं वो कांग्रेस करके रखना चाहती है। अगर इस तरह की स्थिति बनती है आगे, अब देखने वाली बात होगी कि स्थिति क्या फिर से ये बयान में बदलाव होता है। शरद पवार कुछ इस पूरे मुद्दे पर आगे आके कुछ कहते हैं, लेकिन अगर स्थिति बनती है तो कांग्रेस अपने को तैयार रखना चाहती है। यही वजह है कि लगातार जो नाना पटोले हैं वो ये कहते रहे हैं कि चाहे विधानसभा चुनाव हो या स्थानीय निकाय के चुनाव हो, वो अकेले ही लड़ेंगे। अभिषेक पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, शिवसेना नेता जलगांव में ऐलान करते हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, अमरावती में एक तरफ अलग ऐलान कर दिया जाता है कांग्रेस की ओर से। क्या किसी एक पार्टी ने पहल की थी अलग चुनावी मैदान में जाने की, जिसके बाद दूसरे सहयोगी दल ने भी अपना दमखम दिखाने की बात कही हो? देखिए, ये मामला कहां से उठा पहले ये समझना होगा प्रशांत। ये मामला उठा है प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बाद, क्योंकि तीनों पार्टी के नेता प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए दिल्ली में गए। मीटिंग खत्म होने के बाद 40 मिनट तक प्रधानमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे अकेले थे। वहां से ये कयास लगाए जाने शुरू हुए, तो क्या जो दूरियां हैं शिवसेना और बीजेपी के भीतर वो कम हो रही हैं क्या? इस बात को लेकर कहीं न कहीं अटकलें तेज होती गई और एक सवाल के जवाब में संजय राउत ने ये बयान दिया जलगांव के भीतर कि शिवसेना स्थानीय स्तर पर हो या अलग जगहों पर वो चुनाव लड़ने की मनस्थिति में है कि अगर अकेले लड़ना पड़ता है तो। उसके बाद नाना पटोले ने उसका काउंटर करते हुए कहा कि इस तरीके का बयान अगर उन्होंने दिया है तो कांग्रेस भी तैयार है। बिल्कुल, और सिर्फ ऐसा नहीं कि नाना पटोले ने ही ये बयान दिया है, बल्कि कांग्रेस के नेता भी अपनी सहमति जताते नजर आए। पार्टी की साफ तौर पर भूमिका है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी इसके पहले एक नंबर की पार्टी हुआ करती थी और हम लोगों का लक्ष्य है आने वाले दिनों में फिर से वो कांग्रेस की भूमिका फिर से बने महाराष्ट्र के अंदर और एक नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में बने और उसका प्रयास पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले जी और हम सभी लोग मिलजुल कर पूरे महाराष्ट्र में कर रहे हैं और हम सबकी साफ भूमिका है कि आने वाले दिनों में चाहे महानगर पालिका का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, लोकल बॉडी के चुनाव हो महाराष्ट्र में या 2024 में होने वाला विधानसभा चुनाव हो, सभी सीटों पर हम अपने बल पर अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। नसीम खान ने भी कह दिया है कि अपने दम पर चुनाव लड़ा जाएगा और ये एक सामूहिक फैसले के तौर पर ही है और ऐसा नहीं कि सिर्फ नसीम खान ही बयान दे रहे हैं या नाना पटोले, बल्कि कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने भी कहा कि इस तरह के फैसले का हक तो कांग्रेस के पास है ही। कांग्रेस पार्टी लोकल बॉडीज के इलेक्शन अपने बलबूते पर लड़ना चाहती है। मेरे ख्याल से इसमें किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। हर राजनीतिक दल को अपने फैसले करने का हक है। वो अलायंस के साथ भी लड़ सकता है और अकेले भी लड़ सकता है। कांग्रेस को भी यह हक हासिल है कि वो अपने फैसले अपने आप करे। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त पंजाब कांग्रेस से जुड़ी हुई। पंजाब पर बनी कमेटी के नेता राहुल गांधी से मिले हैं। हमारे सहयोगी नीरज कुमार की ये बेहद अहम खबर। ऐसे में जबकि खड़गे, हरीश रावत और
जेपी अग्रवाल की 3 सदस्यीय कमेटी एक बनाई गई थी पंजाब कांग्रेस के भीतर मचे अंतर्कलह को सुलझाने के लिए। तमाम नेताओं से, विधायकों से उनकी दिल्ली में मुलाकात भी हुई और उसके बाद अब ये कमेटी राहुल गांधी से मिली है। नीरज हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या अपनी रिपोर्ट में राहुल गांधी से मिलकर इस कमेटी के नेताओं ने कहा है? देखिए प्रशांत, रिपोर्ट तो पहले सौंप दी गई थी, लेकिन राहुल गांधी चर्चा करना चाहते थे तीनों नेताओं से। और अब से थोड़ी देर पहले तीनों नेताओं की मुलाकात हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत, और दूसरी तरफ दूसरे जो सदस्य हैं जेपी अग्रवाल, वो मौजूद थे इस बैठक में। और चर्चा की है, लंबी चर्चा हुई है तीनों नेताओं के साथ राहुल गांधी की, और तमाम जो विकल्प हैं उन विकल्पों पे बातचीत हुई है। क्योंकि 5 से 6 महीने के बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी। सिद्धू और कैप्टन के बीच किस तरह की तनातनी है वो हम सब जानते हैं। लेकिन देखिए, रिपोर्ट के बारे में जो जानकारी आई थी उसमें एक बात साफ था कि कोई एक बड़ा गुट सिद्धू के साथ नहीं है। सिद्धू की बात जायज़ है बहुत हद तक, क्योंकि बहुत सारे विधायक भी कैप्टन से नाराज है, लेकिन सिद्धू के पक्ष में कोई गुट है ऐसी बात उस रिपोर्ट में नहीं कही गई है। पहली बात। दूसरी अहम बात यह है कि क्या कुछ किया जाए। पंजाब को लेकर तमाम कमेटियों की आने वाले दिनों में घोषणा होगी, तो हो सकता है एक विकल्प यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए, ताकि वो अपने आप को कैंपेन को लीड करे पंजाब में। अगर कैप्टन राजी होते हैं, उप मुख्यमंत्री का पद देने को कैप्टन राजी नहीं है और 6 महीने का वक्त बचा हुआ है, तो ऐसे में क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा, मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, इस बात की संभावना कम है। क्योंकि अब सिद्धू भी नहीं चाहेंगे कि उप मुख्यमंत्री का पद वो ले 6 महीने पहले, जबकि चुनाव में जाना है। तो नीरज, ये तमाम नेताओं से, विधायकों से कमेटी की बातचीत पहले हो चुकी थी। रिपोर्ट सौंप दिया गया था हाईकमान को, जिसमें कह दिया गया कि पंजाब में कैप्टन तो अमरिंदर ही होंगे। लेकिन अब मुलाकात की वजह क्या है? क्या खुद राहुल गांधी ने उत्सुकता जताई थी कि उनसे मिलें और कोई और विषय पर भी बात करें? बिल्कुल। देखिए, और विषय नहीं है, पंजाब का ही विषय है। पंजाब में विधानसभा चुनाव है। सिद्धू और बाजवा एक तरफ और दूसरी तरफ कैप्टन के बीच जो नाराजगी है, मसला वही था। राहुल गांधी चाहते थे कि कमेटी के तीनों सदस्यों का सुझाव भी लिया जाए, उनसे बातचीत की जाए और क्या प्लान हो सकता है। कई तरह के प्लान है, जैसा मैंने बताया कि एक प्लान के तहत कैंपेन कमेटी का चेयरमैन सिद्धू को बनाया जाए। दूसरा प्लान डिप्टी सीएम सिद्धू को दिया जाए, लेकिन उसके लिए कैप्टन तैयार नहीं होंगे। तीसरा एक यह है कि वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए, और वहाँ की आने वाले दिनों में जो तमाम कमेटियाँ हैं उसमें सिद्धू को तो एक अहम स्थान दिया ही जाए। बाकी लोगों को भी, जो नाराज लोग हैं, जो बार बार ये कहते हैं कि बहुत सारे निगमों के पद को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भरा नहीं है, मिलने की शिकायत करते कि कैप्टन अमरिंदर मिलते नहीं हैं, ये तमाम शिकायतों को लेकर राहुल गांधी से तीनों नेताओं की बातचीत हुई है। तो पंजाब के प्लान पे बातचीत हुई है। कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में पंजाब का प्लान क्या होगा, जो स्ट्रक्चर होगा चुनाव से पहले, उन तमाम विकल्पों पे बातचीत हुआ है। और विकल्प जैसे मैंने बताया कि एक विकल्प उसमें यह भी था कि सिद्धू को कैंपेन कमेटी का क्या चेयरमैन बनाया जा सकता है। तो ये तमाम पहलू हैं। अंतिम मुहर तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की लगेगी, लेकिन राहुल गांधी की मुहर उससे पहले लगती है, और इसीलिए राहुल गांधी ने तमाम नेताओं से चर्चा की। नीरज, क्या संकेत मिल रहे हैं? 3 वरिष्ठ नेताओं की कमेटी ने कौन सी ऐसी बात है जो राहुल गांधी के सामने रख सकते हैं ताकि ये पूरे विवाद पर लगाम लगाया जा सके, विराम लगाया जा सके? देखिए, कमेटी का मैंडेट ये था कि किसी तरह से विवाद को सुलझाया जाए, क्योंकि 6 से 7 महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी और यहाँ कांग्रेस पार्टी सत्ता में, और कांग्रेस नहीं चाहेगी कि सत्ता गंवाई जाए अगले विधानसभा चुनाव में। तो कांग्रेस के लिए बहुत एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस चाहेगी कि वहां सत्ता को दोहराए, कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में ही दोहराया जाए। तो कैप्टन के चेहरे से हट के कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, इस बात की उम्मीद बिल्कुल कम है। लेकिन मैंडेट यही था कि मामले को सुलझाया जाए। तो आज जो चर्चा हुई है उसका मकसद यही है कि जिस मैंडेट के साथ कमेटी को बनाया गया था उसे सुलझाने के लिए जो तमाम विकल्प है, सबकी नाराजगी को दूर करने के लिए तमाम जो विकल्प है उन पे चर्चा हो। और सबसे खास जो चर्चा हुई है वो यही हुई है कि सिद्धू की भूमिका क्या होगी, कैप्टन किस भूमिका पे मानेंगे, और दोनों को ऐसे पंजाब की सियासत में रखा जाए चुनाव के दौरान ताकि कांग्रेस को नुकसान ना हो, किसी तरह की गुटबाजी ना हो। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि पंजाब के लिए जब कमेटी का गठन किया गया था तो पहले जो प्लान था बहुत कम नेताओं से मिलने का प्लान था, लेकिन बाद में इस बैठक के बाद आखिर नीरज आगे क्या होगा, क्या संकेत?
बैठक के बाद आने वाले दिनों में कमेटियों की घोषणा की जाएगी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अध्यक्ष का बदलाव किया जाएगा। ये सारे मसले हैं जिन पे आने वाले कुछ दिनों में फैसले होंगे। कमेटियां कई तरह की कमेटी बनती है, कैंपेन कमेटी हो, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इसके अलावा प्रचार के लिए भी और बाकी जो मसले हैं उनके लिए कमेटियों का गठन होता है, घोषणा पत्र के लिए कमेटी बनती है। तो इन तमाम मसलों पे चर्चा होगी और उसमें हरीश रावत जो कि खुद पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं और कमेटी के सदस्य भी हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। तो इससे साफ होगा कि इस मुलाकात के बाद कि राहुल गांधी ने क्या मन बनाया है और कांग्रेस अध्यक्ष क्या फैसला करती हैं। देखना है किस तरह के फैसले अब कांग्रेस आलाकमान की ओर से लिए जाते हैं। एक बेहद अहम खबर मुंबई से आ रही है, जहां कुर्ला का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टर को बीच सड़क पर बिठाकर उस पर कचरा डाला गया। यह वीडियो कल का है, जहां सड़क पर कचरे और पानी के जमाव की वजह से ठेकेदार को बुलाया गया और उस पर कचरा डाल दिया गया। उस वक्त वहां शिवसेना विधायक दिलीप लांडे भी मौजूद थे। यह तस्वीर है मुंबई के कुर्ला की, जहां लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। गुस्सा इस बात को लेकर के भी कि नाले सफाई की जिम्मेदारी जिन्हें दी गई थी उस ठेकेदार ने ठीक तरह से काम किया या नहीं, और विधायक जो शिवसेना के उनकी मौजूदगी में ही उस ठेकेदार पर कचरा डाल दिया गया। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, अभिषेक पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, आखिर ऐसा करने की नौबत क्यों आई? देखिए, साफ तौर पर जो दिलीप लांडे हैं शिवसेना के विधायक, उनका कहना है कि हम 15 दिनों से लगातार कॉन्ट्रैक्टर को जो है कॉल कर रहे थे, लेकिन वो हमारी बात सुन नहीं रहा था, जिसके चलते हमको ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन ये कदम जो है शायद दिलीप लांडे को नहीं उठाना चाहिए था। बाकायदा जो है एक कंप्लेन जो है वो दर्ज करनी चाहिए थी बीएमसी के अधिकारियों के पास, ताकि जो है उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो सके। लेकिन ठीक इससे पहले, क्योंकि उनका कहना है कि लगातार वो बात नहीं सुन रहा था, इसके चलते शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं और उन्हें गुस्सा आ गया था, जिसके चलते ये कदम उन्हें उठाना पड़ा। लेकिन इस मामले को लेकर वो ऊपर तक जाएंगे और बीएमसी के जो आला अधिकारी हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो वार्ड ऑफिस के अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जा रहा है नाला सफाई का, और जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वो काम नहीं करता है। तो साफ तौर पर उन्होंने अपनी ही बीएमसी में जो सरकार है उस पर सवाल खड़े किए हैं। और ऐसे में देखना ये होगा कि महोदय की मौजूदगी में ये पूरी घटना हुई है। न्यूज़ 18 इंडिया ने उनसे भी ये सवाल किए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे। सर, पूरा मामला क्या था जो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर इस तरह से कचरा डलवाया गया? क्या उसने नाला सफाई नहीं की थी? 15 दिन हो गया उनको फोन करके बता रहा हूँ कि ये नाला आने जाने के लिए तकलीफ होने वाली है। वो नाला अच्छी तरह से साफ नहीं हुआ, अच्छी तरह से साफ करवा के लिए, लेकिन तो भी वहाँ पे ठेकेदार ने सुना नहीं। 5 दिन से पूरे रास्ते से पानी, गंदा पानी जा रहा है। वो जाने के बाद भी 5 दिन में वो लोगों ने कुछ देखा नहीं। उसके बाद कल जब महिलाओं का मोर्चा आया, उसने कहा कि भाई हम लोग जाएंगे कैसे। तो हम और हमारे पार्टी के शिवसेना के शाखा प्रमुख शिवसैनिक हम खुद वहाँ पे वो गटर साफ करने के लिए, वो नाला साफ करने के लिए गए। हम लोग उससे पहले, जाने से पहले 2 घंटा उनको ठेकेदार को फ़ोन किया, ठेकेदार कोई आया नहीं है। बीएमसी के अधिकारी को बताया कि वहाँ पे गंदगी है, वहाँ पे भी कोई देखा नहीं गया। फिर हमारी जिम्मेदारी, लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास रखा है, हमारे सर पे आशीर्वाद रखा है, इसलिए लोगों की सेवा करना, लोगों को जो तकलीफ हो रहा है वो दूर करना हमारी जिम्मेदारी। वो हम हमारी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए सभी शिवसेना के शाखा प्रमुख शिवसैनिक को लेके हम लोग रास्ते पे पहुंचे। हम जब नाला साफ सफाई शुरू किया, बहुत सा कचरा निकालने के बाद जो चौकअप हो गया था वो सीधा कर दिया, पानी गटर में से जाना चालू हो गया। उतने में ठेकेदार को मालूम हो गया और ठेकेदार वहां पहुंच गया। अभिषेक, क्या बीएमसी अपनी कोई सफाई रख पाई है? देखिए, बीएमसी ने अभी तक आधिकारिक सफाई नहीं रखी है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, अधिकारियों से जो बात हुई है, बीएमसी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और खास करके ऐसे समय में जब उन्हें बीएमसी को आधिकारिक तौर पर कंप्लेन देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं दी। और इस पूरे वीडियो में ये दिख रहा है कि खुद विधायक ने इंस्ट्रक्शन दिया है अपने कार्यकर्ताओं को कि उसे पानी में बिठाओ
और बिठाने के बाद वो कचरा डालो, यानी ये एक तरीके का जो गुनाह है वो उसको लेकर के अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मुद्दे को लेकर बीएमसी के ऊपर दबाव बना रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि उनके ऊपर गुनाह रजिस्टर होना चाहिए। यहाँ से स्थानीय जो नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि काफी समय से कॉरपोरेटर ये वहां के रहे हैं और उसके बाद विधायक बने हैं, तो ऐसे में जब कॉरपोरेटर रहते या विधायक रहते साफ नहीं हुआ तो लोगों का जो गुस्सा था उसको डाइवर्ट करने के उद्देश्य से इस तरीके की हरकत की गई है। लेकिन ये गुनाह की स्थिति में आती है और इस पर मामला रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन प्रशांत, एक बड़ा सवाल है कि बीएमसी की मेयर 104% नाले सफाई या मुंबई के सफाई का दावा करती हैं और उसी के विधायक उस पर सवाल खड़ा करते हैं, तो निश्चित तौर पर सिस्टम के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि आखिर उसका परसेंटेज कैसे तय किया जाता है कि कितनी सफाई हुई है या नहीं हुई है। सफाई का परसेंटेज अगर मेयर की ओर से बताया जाता है तो कुछ परसेंटेज की बात निशाना साधते हुए बीजेपी के नेता किरीट सोमैया भी कर रहे हैं। वास्तव में गार्बेज का झगड़ा नहीं है, परसेंटेज का झगड़ा है। उद्धव ठाकरे जी और उसकी शिवसेना और माफिया कॉन्ट्रैक्टर, ये दोनों की सिंडिकेट है। पैसे के हिसाब में कुछ डिफरेंस हुआ तो उसी कचरे के नाले में शिवसेना के विधायक कॉन्ट्रैक्टर को डुबाते हैं। उद्धव ठाकरे जी को शर्म आनी चाहिए। सिर्फ किरीट सोमैया ही नहीं बल्कि बीजेपी नेता राम कदम ने भी शिवसेना पर निशाना साधा। मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता है। हर वर्ष नाले सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। कागज पर नाले की सफाई होती है, जमीनी हालात कुछ और है। इसका पूरी तरह से दायित्व शिवसेना का है। पर इनकी नौटंकी देखें, इनके नेता कॉन्ट्रैक्टर को सड़क पर पीट रहे हैं। बीजेपी नेता भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं दिवाकर, लेकिन बीएमसी बता पा रही है इन तमाम आरोपों के बाद कि आखिर वजह क्या है इस तरह से। देखिए, बीएमसी की तरफ से अभी तक आधिकारिक जवाब कोई नहीं आया है, लेकिन सिर्फ बीजेपी ही नहीं प्रशांत, बल्कि जो कांग्रेस है वो भी लगातार बीएमसी के नाला सफाई की जो तस्वीरें हैं उसको लेकर जो है लगातार सवाल खड़े करती रही है। बीएमसी में जो कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं रवि राजा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नाले सफाई के उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है बीएमसी के द्वारा। मुंबई की मेयर 2 दिन पहले यही कहती हैं कि 104% जो नाले की सफाई है वो कर ली गई है, लेकिन वो 104% नाले की सफाई का असर 2 दिनों में देखने को मिल गया। उसकी हकीकत क्या है, 2 दिनों में जब बारिश हुई, मुंबई में पानी भरा, तब देखने को मिल गया कि जो सफाई की गई है वो सिर्फ कागजों पर की गई है। जो दावे किए गए हैं सिर्फ कागजों पर है और जो 100 करोड़ के करीब पैसे खर्च करने की बात की जा रही है प्रशांत, वो कहीं ना कहीं अब बीएमसी को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि उनका ही विधायक ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो नाला सफाई नहीं कर रहा है और जो कचरा निकला है वो यही बताता है कि किस तरह की सफाई मुंबई में नालों की गई है। अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में इसका परिणाम मुंबईकरों को भुगतना होगा। और कई सवाल सिर्फ राजनेता ही खड़े नहीं कर रहे। ऐसे में अभिषेक, सवाल ये कि उस ठेकेदार की क्या प्रतिक्रिया है जिसे बीच सड़क पर बैठाया गया और उस पर कचरा डाला गया। देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं कि जहां पर वो कचरा निकालने का जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वो कॉन्ट्रैक्ट उस लोकल लेवल पर ही कहीं ना कहीं साठगांठ के जरिए मिला था और इसके कारण भले ही इस तरीके की चीज़ें हुई हों, लेकिन अब तक एक भी लिखित कंप्लेन उस ठेकेदार की तरफ से पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं कराई गई है। जबकि अगर कोई किसी भी तरीके की ये वारदात होती है और उसका वीडियो वायरल होता है तो पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होता है, लेकिन अब तक किसी भी तरीके की लिखित शिकायत ना बीएमसी की तरफ से दर्ज कराई गई है और ना ही कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से दर्ज कराई गई है। तो निश्चित तौर पर अब कोशिश यह है कि इस मामले को ज़्यादा तूल पकड़ाने की बजाय इसको यही खत्म किया जाए, क्योंकि अगर ये मामला लंबा खिंचा तो गिरिबान में शिवसेना के भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 25-30 सालों से अगर शिवसेना सत्ता में है और उसके विधायक इस तरीके से कॉरपोरेशन पे सवाल उठाते हैं, सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, अधिकारियों पे सवाल उठाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक सवालिया निशान विपक्ष की तरफ के साथ साथ सत्ताधारी पक्ष के ही विधायक या उनकी नेताओं की तरफ से होगा। बिल्कुल, और यह घटना भी शिवसेना विधायक की मौजूदगी में। एक बड़ी खबर इस वक्त और
दिग्विजय सिंह के आर्टिकल 370 पर दिए गए बयान पर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। विष्णुदत्त शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर दिग्विजय सिंह के खिलाफ एनआईए जांच करने की मांग की। कल दिग्विजय सिंह का एक क्लब हाउस चैट का ऑडियो क्लिप सामने आया था, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 370 पर बड़ा बयान दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो 370 पर पुनर्विचार कर सकती है। मनोज हमारे सहयोगी भोपाल से फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज, अब जबकि चिट्ठी लिख दी गई है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कि एनआईए जांच की जाए, किस आशंका के मद्देनजर एनआईए जांच? एनआईए की जांच, अगर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जांच की बात हो रही तो जाहिर तौर पर मतलब बातचीत, इसका मतलब है कि देश विरोधी गतिविधियों की हो रही है, आतंकवाद से जो जैसी गतिविधियों की हो रही है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के इस बयान से तो जो पाकिस्तान के समर्थन की बात ज्यादा सामने दिख रही है, तो ये जाहिर तौर पर एक तरह से जो सियासत कल से गरमाई हुई है। दिग्विजय सिंह ने जब कहा कि इस तरह से धारा 370 को रीलोक करेंगे, मतलब पुनर्विचार की बात जैसी दिग्विजय सिंह ने कही, तो यही एक वजह है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने फौरन इस बात का विरोध किया और कि आखिर दिग्विजय सिंह कैसे कह सकते हैं कि कश्मीर में धारा 370 फिर से बहाल की जाएगी। फिर एक कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग सामने आया और उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ देशद्रोह का मामला कायम होना चाहिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह का ये बयान हिंदुस्तान के प्रति गद्दारी दिखाता है। और अब प्रदेश अध्यक्ष हैं और बीजेपी के सांसद हैं वीडी शर्मा ने तो सीधे चिट्ठी लिख दी है केंद्रीय गृह मंत्रालय को, केंद्रीय गृह मंत्री को, और जिसमें वो जो एनआईए है उससे जांच की बात है। दिग्विजय सिंह के धारा 370 पर दिए गए बयान के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी उन्हें निशाने पर लिया। कांग्रेस का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। कांग्रेस की नीति, कांग्रेस को लेकर नीयत कैसी थी वो भी सामने आई है। और इतने वर्षों तक जो कश्मीर में हजारों लोगों की जानें गई, सुरक्षा बल हो, कश्मीर के नागरिक हो, भारत के अन्य नागरिक भी हों, ये कांग्रेस की उन नीतियों के कारण हुए जिसने कश्मीर और बाकी देश के बीच में खाई बनाकर रखने का प्रयास किया। मोदी सरकार ने आकर अनुच्छेद 370-35 से मुक्ति दिलाई थी। कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं थी वो भी कम हुई। दिग्विजय सिंह के बयान पर जब केंद्रीय मंत्री ने उन्हें घेरा तो कांग्रेस की ओर से तारिक अनवर ने भी सफाई पेश की। 370 के हटाने का जब फैसला लिया था और जिस ढंग से जो प्रक्रिया अपनाई थी, उसका विरोध कांग्रेस ने पार्लियामेंट में भी किया, बाहर भी किया था। और दिग्विजय सिंह जी का जो बयान है वो यही है, उन्होंने विड्रॉ करने की बात नहीं कही, उन्होंने कहा है कि इस पर पुनः विचार किया जाएगा। तो हमारा कांग्रेस का जो स्टैंड है, जो 2019 में था वो आज भी है, उसमें कोई अंतर नहीं आया। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर शुरू हुआ विवाद अब आखिर कैसे थमेगा? मनोज, कोई संकेत कांग्रेस की ओर से? कांग्रेस की तरफ से तो वैसे मध्य प्रदेश कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि दिग्विजय सिंह के बयान को बीजेपी तो मरोड़कर पेश कर रही है, बीजेपी तिल का ताड़ बना रही है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि धारा 370 को बहाल किया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि जो 3 मुद्दे, अलग अलग मुद्दे थे, दिग्विजय सिंह ने कहा कि कश्मीर की जो कश्मीरियत है उसको परिभाषित किया कि कैसी कश्मीरियत है। कश्मीरियत वो है जिसमें हिंदू राजा भी हुए हैं जबकि वो मुस्लिम बहुल राज्य है। कश्मीरियत वो है जिसमें कश्मीर में जो हिंदू हैं उनको कश्मीरी पंडितों को बाकायदा आरक्षण दिया जाता है। तो इसके साथ साथ वो बता रहे हैं कि किस तरह से कश्मीर का एक अलग राज्य का दर्जा था और धारा 370 आने के बाद उसका एक अलग राज्य का दर्जा भी खत्म हो गया। ये तमाम बातों को लेकर पहले ये सारी बातें कही और उसके बाद उन्होंने कहा इन सारी बातों पर रीलोक, पुनर्विचार या विचार अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो करेंगे। तो कांग्रेस की तरफ से तो ये कहना है जी, बचाव की मुद्रा में। लेकिन वहीं दिग्विजय सिंह के 370 पर दिए गए इस बयान के बाद कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने तो सीधे कह दिया कि दिग्विजय सिंह का यह निजी बयान है। एक बयान को भारतीय जनता पार्टी में एक गैंग है जो बात को तोड़ मरोड़ के किसी को यहां से उठाया, किसी को यहां से उठाया करके कोई बहुत बड़ा हमने काम कर लिया है, ऐसी बात करके चिल्ला चिल्ला के टीवी की चैनलों पे बोलते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर हमारा अहम हिस्सा है,
पाकिस्तान तो पहले भी आज़ादी के वक्त चाहता था। वो हमारे नेता उस वक्त के थे कि उन्होंने जम्मू और कश्मीर को हमारा हिस्सा बना के रखा, और 370 पे अगर किसी का कोई ओपिनियन जरूर हो सकता है। दिग्विजय सिंह के 370 पर दिए गए बयान पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी निशाना साधा। कभी भी न 370 लौटेगा न कांग्रेस लौटेगी। 370 का लौटना असंभव है, नामुमकिन है, और कांग्रेस का भी सत्ता में लौटना असंभव और नामुमकिन है। इसलिए कांग्रेसी कुछ भी वादा कर ले। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के लोग? ये पाकिस्तानी न्यूज चैनल से कैसा प्यार हो गया है। हिंदुस्तान में अलग भाषा और पाकिस्तानियों से जबान में सिंपैथी चाहते हैं पाकिस्तान के लोगों का। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी फोनलाइन पर बने हुए हैं भोपाल से हमारे साथ। मनोज, अगर बीजेपी मध्य प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र लिख दिया मुख्यमंत्री अब सीधे सीधे गृह मंत्री को कि एनआईए से जांच करवाई जाए इस बात की, किस तरह की बातें उन्होंने अपने पत्र में लिखी है? पत्र में तमाम पहले दिग्विजय सिंह के पुराने बयानों का उल्लेख किया है, और जो मुख्य तौर पर बात लिखी है वो यही लिखी है कि जो इस तरह का बयान दिग्विजय सिंह दे रहे हैं धारा 370। एक बड़ी बात ये पूछ रहे हैं, क्या ये कश्मीर को लेकर धारा 370 हटाने को लेकर क्या ये कांग्रेस का ऑफिशियली स्टेटमेंट है, क्या ये कांग्रेस इससे इत्तेफाक रखती है? और दूसरी जो अहम बात है कि ये बयान साबित करता है कि दिग्विजय सिंह क्या सोचते हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह क्या सोचते हैं, या दिग्विजय सिंह किस तरह की भाषा किस तरह की गतिविधियों में लेते हैं, तो ऐसे में उनके खिलाफ या उनके तमाम इन बयानों को संज्ञान लेते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या इसी तरह की कोई संस्था से तमाम बातों की जांच कराई जाए। ये सबसे खास बात भी है कि अब कांग्रेस ये कह रही है कि ये उनका निजी बयान है, लेकिन बीजेपी एनआईए जांच की मांग कर रही है। पर ऐसे में सवाल ये भी कि कांग्रेस के साथ ही शिवसेना चला रही है महाराष्ट्र में सरकार, तो शिवसेना को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। दिग्विजय सिंह हर बार कुछ ना कुछ ऐसे बयान देके पब्लिसिटी करना चाहते हैं, लेकिन पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार तो आने की कोई चांसेस है ही नहीं, तो ये सब उनके सपनों में रहेगा। और 370 कलम जो रद्द किया हुआ है उसको शिवसेना ने पहले से ही सपोर्ट किया हुआ है, और शिवसेना की वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख जी के पहले से ही ये मांग थी। तो ऐसे बयान देके सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दिग्विजय सिंह ये सब करते हैं। उधर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद आर्टिकल 370 को हटाने पर फिर से विचार करने का दिग्विजय सिंह का बयान भड़काने वाला है और देश विरोधी है। उनका बयान देश विरोधी ताकतों और पाकिस्तान से जुड़ा है। इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। गोवा के मुख्यमंत्री का ट्वीट। एक बेहद अहम खबर, दिल्ली में कोरोना के बेहतर होते हालात के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई और राहत का ऐलान कर दिया है। कल से दिल्ली में दुकानें खोलने के लिए ऑड इवन की व्यवस्था को अब खत्म कर दिया गया है, यानी अब दिल्ली में सभी दुकानें कल से खुल सकेंगी। हालांकि सिनेमा हॉल, स्कूल, कोचिंग, जिम, स्पा बंद रहेंगे। केजरीवाल ने एक बार फिर से दिल्ली के लोगों से बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। दिल्ली में अब कोरोना की स्थिति काफ़ी नियंत्रण में आ चुकी है। कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो चुके हैं और इस वक्त पूरी दिल्ली की चिंता एक ही है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से चल रही है। आप लोग देखते भी होंगे कि रोज़ मैं कहीं ना कहीं तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए जाता हूं। कल हम लोगों ने लगभग 22 नए ऑक्सीजन प्लांट उनका उद्घाटन किया, परसों ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक्स का उद्घाटन किया। कई सारी तैयारियां तीसरी वेव को लेकर चल रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनके लिए अब ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है क्योंकि कमाने का कोई साधन नहीं बचा है। हम भी ये समझते हैं और धीरे धीरे एक एक एक्टिविटी को खोला जा रहा है। जो निर्णय लिए गए हैं वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि कल सुबह 5 बजे इस बार इस हफ्ते का जो लॉकडाउन है वो ख़त्म होगा। कल 5 बजे के बाद से सारी एक्टिविटीज़ अलाउड हैं
एक्सेप्ट कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड हैं, वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो रिस्ट्रिक्टेड तरीके से अलाउड हैं। सारे स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस, फेस्टिवल, इससे रिलेटेड जितनी गैदरिंग्स हैं, कोई भी गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, स्टेडियम बंद रहेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, एंटरटेनमेंट पार्क्स, एम्यूज़मेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स बंद रहेंगे, बैंक्वेट हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स बंद रहेंगे, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस, स्पाज, जिम्नेजियम, योगा इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे, और पब्लिक पार्क्स और गार्डन्स बंद रहेंगे। ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से बंद हैं।